Hello aspirants, welcome back to my channel. As we know that we are targeting 2026 UPSC एग्ज़ाम. So guys, अभी जो भी करंट में सिचुएशन चल रही हैं उसका एक मैंने वीडियो डाला हुआ है कि क्या 2025 का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होने के चांसेस हैं. उसको मैंने विद रीजंस समझाया हुआ है. आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं. और मुझे ऐसा लग रहा था कि जीडीपी में मुझे एक सिस्टमैटिक वीडियो बनाना चाहिए पार्ट 1 पार्ट 2 का, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसका वीडियो अगेन बनाया हुआ है एक बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में. एज यू नो दैट कि आज हमारा डे 6 है. सो गाइज आप बने रहिए, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करते रहिए. तो सबसे पहले हम आर्थिक सूचक के बारे में बात करेंगे. जीडीपी के हम टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें मैं 15 टॉपिक ऑल ओवर इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगी. सो किसी भी अर्थव्यवस्था के निष्पादन के लिए या परफॉर्मेंस के लिए दो महत्वपूर्ण सूचक होते हैं, आर्थिक सूचक और सामाजिक सूचक. आर्थिक सूचक में शामिल होता है जीडीपी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, बचत, निवेश इत्यादि. जबकि सामाजिक सूचक में शामिल होते हैं मानव विकास सूचकांक, खुशहाली सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक इत्यादि. सो गाइज, अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन का पता लगाने के लिए आर्थिक सूचक बहुत महत्वपूर्ण होता है तथा आर्थिक सूचक में भी जीडीपी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. और क्यों माना जाता है? क्योंकि विश्व के एक समान अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, जैसे कि ब्रिक्स देशों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जीडीपी बेस्ट है. फिर अर्थव्यवस्था में विभिन्न समय अंतराल में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जीडीपी सबसे महत्वपूर्ण होता है. वहीं सरकार द्वारा आज़ादी के बाद देश में बहुत सारे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार लागू किए. उन सुधारों का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव और उसका मूल्यांकन करने के लिए जीडीपी सबसे महत्वपूर्ण होता है. जैसे जीएसटी सुधार लागू किया गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा. अब अगर मैं बात करूं जीडीपी की परिभाषा की, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है. वित्तीय वर्ष, तो वर्ष दो प्रकार का होता है. एक कैलेंडर वर्ष जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है. वहीं दूसरी ओर वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है. इस वर्ष 2020-21 में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आरबीआई के लेखांकन वर्ष को, जो पूर्व में 1 जुलाई से 30 जून तक का था, उसे अब बदल कर वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल 31 मार्च तक कर दिया गया है. भारत में जीडीपी की गणना या आंकड़े दो प्रकार से जारी किए जाते हैं. एक तो वार्षिक आधार पर और दूसरा तिमाही आधार पर. मतलब वर्ष 1996 से जीडीपी के आंकड़ों को तिमाही आधार पर जारी किया जाता है. वर्ष में 4 तिमाही होते हैं. क्वार्टर 1 अप्रैल से जून, क्वार्टर 2 जुलाई से सितंबर, क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर और क्वार्टर 4 जनवरी से मार्च. गाइस, भारत में मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पर की जाती है और जीडीपी की गणना तिमाही आधार पर की जाती है. अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं और इनके हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. मैं आपको सारे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी. नेक्स्ट हम बात करेंगे घरेलू सीमा की. तो घरेलू सीमा हमेशा भौगोलिक सीमा से व्यापक होती है. मतलब घरेलू सीमा बराबर भौगोलिक सीमा प्लस समुद्री सीमा प्लस विदेशों में स्थित दूतावास. जीडीपी भौगोलिक अवधारणा होता है, अर्थात इसमें उन सभी देशी और विदेशी मतलब व्यक्ति और कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा को शामिल किया जाता है जिसका उत्पादन देश की घरेलू सीमा के भीतर होता है. जीडीपी में निर्यात को शामिल किया जाता है क्योंकि उत्पादन घरेलू सीमा में होता है. जीडीपी में आयात को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उत्पादन घरेलू सीमा के बाहर होता है. अब अगर मैं बात करूं वस्तु और सेवा की, तो वस्तु 4 प्रकार की होती है. मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु, पूंजीगत वस्तु और पुरानी वस्तु. मध्यवर्ती वस्तु का मतलब होता है, हम इसको कच्चा माल भी कह सकते हैं. इससे अन्य वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे गन्ना और गन्ने से चीनी. तो गन्ना जो है वो मध्यवर्ती वस्तु है और चीनी जो है वो अंतिम वस्तु है. मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके.
और अंतिम वस्तु वह होती है जिसका बाजार मूल्य हो, जिसमें मूल्यवर्धन ना हो और जो सीधे उपयोग या उपभोग में लाई जा सके। जैसे गन्ना से चीनी, तो चीनी जो है हम बिल्कुल सीधा उपयोग में ला सकते हैं। मूल्यवर्धन का मतलब होता है अंतिम वस्तु का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। इस प्रकार हमें मूल्यवर्धन प्राप्त होता है। अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को जीडीपी में शामिल किया जाता है। ठीक है। पुरानी वस्तु वह होती है जिसे प्रयोग के बाद बाजार में दोबारा बेचा जाता है, जैसे सेकेंड हैंड कार, और ये जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, सेम दोहरी गणना से बचने के लिए। जबकि इसमें दलाल को दिए गए कमीशन को जीडीपी में शामिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे पूंजीगत वस्तु क्या होती है। तो पूंजीगत वस्तु वह मशीन या वह यंत्र होता है जो कि वस्तु के निर्माण में सहायक होता है। इसमें होने वाले घिसावट को मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास वस्तु के मूल्य को कम करता है और पूंजीगत वस्तु के मूल्य को जीडीपी में शामिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे मौद्रिक मूल्य की। तो बाजार मूल्य को ही मौद्रिक मूल्य कहा जाता है, या हम यूँ कहें कि बाजार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। वर्ष 2015 से जीडीपी की गणना हमेशा बाजार मूल्य में की जाती है। अब हम बात करते हैं जीडीपी की गणना के बारे में। तो भारत में जीडीपी की गणना मॉस्पी मंत्रालय द्वारा की जाती है, एनएसओ के द्वारा। मॉस्पी का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। वहीं भारत में जीडीपी की गणना तिमाही आधार पर होती है और एनएसओ द्वारा की जाती है, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा। मॉस्पी जो है वो मॉस्पी के पहले पूर्व में 2 मंत्रालय थे, 2 कार्यालय थे, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसका 2019 में विलय कर दिया गया और एनएसओ बना दिया गया, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। अगर मैं सीएसओ की बात करूं तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली था और क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता था, और यह गणना करने का कार्य करता था, मतलब जीडीपी, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति इत्यादि की गणना। एनएसएसओ जो है, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे, ये 1950 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता था और क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली था, और यह सर्वे करने का कार्य करता था, मतलब गरीबी, बेरोजगारी, कृषि भूमि, असंगठित क्षेत्र इत्यादि की। भारत में रोजगार की गणना श्रम मंत्रालय द्वारा की जाती है, जिसका विभाग है श्रम ब्यूरो। आधार वर्ष क्या होता है? तो गाइस, जीडीपी आधार वर्ष वर्तमान में 2011-12 है। सरकार जल्दी ही जीडीपी के आधार वर्ष को परिवर्तित करके 2017-18 करना चाहती है। आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसका प्रयोग गणना में किया जाता है, क्योंकि यह गणना का आधार माना जाता है। किसी भी वर्ष को आधार वर्ष मानने के लिए 3 शर्तों का पालन करना होता है। पहली, वह वर्ष सामान्य होना चाहिए। दूसरा, उस वर्ष समष्टि अर्थशास्त्र के सभी आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए, जैसे जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय इत्यादि के। और तीसरा, वह वर्ष ना तो अत्यधिक पुराना होना चाहिए और ना ही बिल्कुल नया होना चाहिए। आधार वर्ष स्थायी नहीं होता, परिवर्तनशील होता है। लगभग हर 5 वर्ष में आधार वर्ष को बदला जाता है। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। अब हम बात करेंगे वास्तविक जीडीपी और साथ में मौद्रिक जीडीपी की। सो गाइस, एग्जाम्पल के साथ समझना, जीडीपी की जो गणना है वो एक तो आधार वर्ष के मूल्य में होती है और दूसरी वर्तमान वर्ष के मूल्य में होती है। जो आधार वर्ष के मूल्य में होगी उसको हम स्थिर मूल्य या वास्तविक मूल्य कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, वह जो है वह है। लेकिन वर्तमान वर्ष के मूल्य में जब होगी तो वो चालू मूल्य में होगी, मतलब उसको हम मौद्रिक मूल्य कहेंगे, उसमें बदलाव आ सकते हैं। तो मौद्रिक जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडीपी से अधिक होता है, और मौद्रिक जीडीपी माइनस वास्तविक जीडीपी बराबर मुद्रास्फीति, मतलब इस प्रकार हम मुद्रास्फीति को काउंट करते हैं। भारत वर्तमान में मौद्रिक जीडीपी के आधार पर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग $3.75 ट्रिलियन की।
मौद्रिक जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी अर्थव्यवस्था के लिए अधिक बेहतर माना जाता है। कारण यह है कि वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता, जबकि मौद्रिक जीडीपी में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है। अतः वास्तविक जीडीपी में वृद्धि अनिवार्य रूप से वस्तु और सेवा के उत्पादन में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यह रोजगार में वृद्धि भी सहायक होता है। मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि अनिवार्य रूप से वस्तु और सेवा के उत्पादन में नहीं करता है, बल्कि मूल्य में वृद्धि करता है। इसीलिए यह आवश्यक नहीं है कि मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि रोजगार वृद्धि में सहायक होगा। इसीलिए वास्तविक जीडीपी अधिक बेहतर माना जाता है। अब हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करेंगे। सो गाइस, जीडीपी अवस्फीतिक या डिफ्लेटर जीडीपी पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करता है। मतलब इसका सूत्र यदि मैं बताऊं तो जीडीपी अवस्फीतिक बराबर मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी गुणा 100। जीडीपी अवस्फीतिक मुद्रास्फीति की गणना का सबसे व्यापक रूप माना जाता है, किंतु इसके बावजूद भारत में मुद्रास्फीति की गणना में जीडीपी अवस्फीति का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पर होती है, जबकि जीडीपी अवस्फीति की गणना तिमाही आधार पर होती है। अब मैं बात करूंगी अर्थव्यवस्था में वर्चुअस साइकिल और विसियस साइकिल की। गाइस, वर्चुअस साइकिल का मतलब है समृद्धि दर का बढ़ना। समृद्धि दर बढ़ेगा मतलब जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा, उत्पादन में भी वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, आय में वृद्धि, बचत में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, और इस प्रकार समृद्धि दर में लास्ट में आके वृद्धि होती है। इसी को कहते हैं वर्चुअस साइकिल। विसियस साइकिल इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मतलब कि अगर विसियस साइकिल की बात करें तो समृद्धि दर में कमी आती है और इस वजह से जीडीपी भी कम होता है, उत्पादन कम, उत्पादन क्षमता कम, निवेश कम, और इस प्रकार जीडीपी में कमी आती है। तो वर्चुअस साइकिल और विसियस साइकिल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जहां वर्चुअस साइकिल में समृद्धि दर को बढ़ा हुआ दिखाया जाता है, वहीं विसियस साइकिल में समृद्धि दर को घटते क्रम में दिखाया जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप वीडियो की स्पीड को कम करके अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। और इफ़ यू वांट कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स अपने प्रोवाइड करूं तो मैं ज़रूर अपना PDF आपको शेयर कर दूंगी। आपको जो भी टॉपिक के नोट्स चाहिए आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए, आई विल डेफिनेटली सेंड यू। ठीक है गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।